नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज यूपीएसआई के जो 21 नवंबर 2021 को पूछा गया था प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हिंदी से संबंधित सारा प्रश्न का वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, अधर में लटकना। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ा रह जाना। अधर में लटकना, दुविधा में पड़ा रह जाना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, आस्थानापन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आस्थानापन का संधि विच्छेद बताना था। तो आस्थानापन जो होता है, इसका संधि विच्छेद होता है स्थान प्लस आपन। अस्थानापन का संधि विच्छेद होता है स्थान धन आपन। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रत्यय बताना है। करुणामय, करुणामय में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय में कौन सा प्रत्यय है? तो करुणामय में मय प्रत्यय है। करुण में करुणामय में मय प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द को बताना है। जो अगला प्रश्न जो कि यूपीएसआई में जो 21 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछा गया था, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था। इसमें फोर्थ नंबर का जो प्रश्न था, इसमें वर्तनी संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि इसमें वर्तनी संबंधित कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी संबंधित सही है। तो उदाहरण जो है इस तरह से लिखाता है, यह जो कि उदाहरण सही है, बाकी जो उदाहरण जो लिखा हुआ है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो मैथिली का संबंध है यह किस अपभ्रंश से है? तो मैथिली का संबंध है यह जो कि मागधी अपभ्रंश से है। मैथिली का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है यह सौर श्रेणी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह पहाड़ी जो हिंदी है, पहाड़ी हिंदी का जो कि इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। यह जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। खस जो अपभ्रंश है यह सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। इसी तरह राजस्थानी हिंदी है, यह भी सौरसेनी अपभ्रंश से है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आप मुख्यतः याद रखिएगा, जैसे पहाड़ी हिंदी जो हो गया यह खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और सौरसेनी से अगर आपको कहा जाए तो सौरसेनी से जो कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या कभी कभी पहाड़ी हिंदी भी दिया जाता है। तो मुख्यतः पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी दोनों जिसका निर्माण सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह बिहारी हिंदी का निर्माण मागधी अपभ्रंश से एवं पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा टॉपिक के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारा वीडियो देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट है, इसमें जो कि पूछा गया था, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मनोहर श्याम जोशी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यही इसमें पूछा गया था। तो यह जो है कयाप के लिए मनोहर श्याम जोशी को जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्वर जो कि स्त्रीलिंग नहीं है, स्वर जो है से पुल्लिंग है। अपेक्षा, आत्मा और गति, अपेक्षा आत्मा गति जो कि स्त्रीलिंग है, स्वर है जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज जो भाषा है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास यह जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा है, इसका जो कि विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, ब्रज भाषा जो है यह बोली के अंतर्गत आता है। कौन कौन? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यह ब्रज भाषा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल 5, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है। कौन कौन सी? तो बुंदेली, कनौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली के जिसे कोरवी भी कहा जाता है,
और बांगड़ू जिसे हरियाणवी बोली भी कहा जाता था। बांगड़ू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी और बुंदेली, इसका विकास जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह राजस्थानी हिंदी का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, ये सब जो कि 4 भाषा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोली आती है, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी। तो इसका भी यानी राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के 5 और राजस्थानी हिंदी के 4, यानी 5 और 4 9 जो बोली हुआ, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका एक बार फिर से सुन लीजिए। बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जिसे कौरवी बोली कहा जाता है, बांगड़ू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। इसी तरह मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और हड़ौती, ये सभी भाषा का विकास जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर इसी तरह पहाड़ी हिंदी का है तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितने बोली आते हैं? तो 3 बोली आता है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश भी कहिए, जो है शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित। खस अपभ्रंश या किस अपभ्रंश से प्रभावित है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली और कुमायूं, गढ़वाली, मंडियाली, ये जो कि खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसी तरह अर्धमागधी और मागधी देखिए, बिहारी हिंदी के जो है यह इसका विकास जो कि है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोली आती हैं। कौन कौन सा? तो पहले देखिए, बिहारी हिंदी जिसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, तो बिहारी हिंदी में एक मगही आता है, मगही बोली जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। म से मगही, म से मैथिली, मगही मैथिली, और एक भोजपुरी होता है, मगही मैथिली और भोजपुरी। इसका विकास जो कि बिहारी हिंदी की जो उपबोली है, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह एक पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोली आती है। कौन कौन? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें तद्भव रूप बताना है। रक्षासूत का तद्भव क्या होगा? रक्षासूत का तद्भव जो कि राखी होता है। रक्षासूत का तद्भव राखी होता है। नेक्स्ट है इसमें बर्बर का विलोम बताना है। बर्बर का विलोम क्या होता है? तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें इसका हिंदी बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी पर्याय क्या होगा? सर्कुलर का हिंदी क्या होता है? सर्कुलर का हिंदी बताना है। तो सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। इसी तरह अगर आप नोटिफिकेशन पूछे तो नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें अलंकार बताना है। प्रश्न क्या है? तो तुलसीदास सिदती सिस दीन देखत तुम्हार निठुराई। इसमें अलंकार बताना है। तुलसीदास सिदती सिस दीन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्रुत्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है इसमें बताना है, छंद बताना है। इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। इसमें छंद बताना है, तो यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण राम का भाई है। इसमें कारक बताना है। यह किस वाक्य इस वाक्य का में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? जो लक्ष्मण है राम का भाई है, तो इसमें क्या बता रहा है? संबंध का के की रा रे री, तो लक्ष्मण राम का भाई है। इसमें संबंध कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि पोर्ट लुइस में संपन्न हुआ था।
जो सेवा करे सो मेवा पावे। इस वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसको बताना है। जो सेवा करे सो मेवा पावे, तो यह बताना कि निषेध वाक्य है। क्या यह निषेध वाक्य है? तो नहीं, निषेध में इग्नोर करेगा, नकारात्मक भाव होगा। तो जो सेवा पावे वो, जो सेवा करे वो मेवा पावे, ये निषेध वाक्य नहीं होगा। विधानवाच्य वाक्य है या प्रश्नवाच्य वाक्य है या फिर संकेत वाच्य वाक्य है। तो यह सही, इसका सही आंसर होगा संकेत वाचक वाक्य है। जो सेवा करे वो मेवा पावे। इसमें बता रहा है कि तुम अगर जो सेवा कराएगा वही मेवा पावेगा, तो इसमें संकेत कर रहा है। अगर कहेगा तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास हो जाओगे, तो यह भी संकेत कर रहा है। यह सभी संकेत वाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार कौन है बताना है। तब महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि यामा के रचनाकार हैं। आज मुझे बहुत काम है, ये इसका बताना है कि इसमें जो बहुत है किस प्रकार का विशेषण है। कम, बहुत, अधिक, ये सभी जो है किस वाचक विशेषण का उदाहरण होता है। तो यह परिमाणवाचक होता है। अधिक, कम, ये सब परिमाण होता है। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। आज मुझे बहुत काम है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। संपूर्ण हिंदी का पार्ट 1 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, ये सारी प्रश्न है। इसमें लगभग आपको आधा से ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। विशेषण से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारा चीज़ है जो कि आपका उसी में कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। वर्णमाला, ये सारा चीज़, समास, इस तरह का टॉपिक है, क्लियर कर दिया गया है। तो जाइए आप अभी और उस वीडियो को देखिए। हिंदी में फुल नंबर उठाया जा सकता है, बशर्ते आपको खाली मेहनत करना होगा सही लगन से। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन है जो प्रपंच का पर्यायवाची नहीं है। प्रपंच का पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। तब प्रपंच का पर्यायवाची जो कि दुनिया दिया हुआ है, यह जो कि गलत हुआ है। प्रपंच का पर्यायवाची होता है झांसा, फरेब, छल फरेब, झांसा, ये सभी जो कि प्रपंच का पर्यायवाची है। बाकी दुनिया दिया हुआ है, यह जो कि बिल्कुल गलत है। यह दुनिया है पर्यायवाची, प्रपंच का नहीं है। झांसा, फरेब, छल, ये सभी प्रपंच का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक जो कि प्रकाशन विभाग है। आजकल हिंदी पत्रिका जो है इसका प्रकाशक जो कि प्रकाशन विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। जो भयानक रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है और विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, इसको छोड़कर बाकी जो सभी प्रकार के वाक्य होता है उसके अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य जब भी रहेगा तो इसमें प्रश्न साइन लगा रहेगा, और विस्मयादि बोधक में जो कि विस्मयादि बोधक साइन का चिन्ह लगा रहेगा। बाकी जितना भी वाक्य होता है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल। अली कली की 100 बंधो, आगे कौन हवाल। अली कली की 100 बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें बताना है कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह अनयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इसमें अनयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि जो क्रिया किस काल का बोध करा रहा है। इसमें है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। जो अध्यापक हैं पाठ पढ़ाएंगे, यह किस काल का है? सामान्य भूत का, सामान्य भविष्य का, अपूर्ण वर्तमान का कि सामान्य वर्तमान का? तब पढ़ाएंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, यह भविष्य में आने वाली बात है। तो इसमें भविष्य संबंधी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यह जो कि सामान्य भविष्य का उदाहरण है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, यह सामान्य भविष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वह कहाँ संपन्न हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में, भारत में। दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, चौथा मॉरिशस। इसी तरह 10वां भारत, 11वां मॉरिशस, 8वां अमेरिका। बताना कि आपस में झगड़ा मत करो, यह क्रिया किस प्रकार का उदाहरण है? रीतिकाल, रीतिकाल का उदाहरण है। आपस में झगड़ा मत करो, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुख, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह जो है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? बताना कि यह किस रचनाकार के द्वारा कहा गया है। दुख, दुख ही जीवन की कथा रही, यह कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, यह कहूँ आज जो कहीं नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? आस्तिक यानी किसको आस्तिक कहा जाता है? तो जो ईश्वर के प्रति आस्थावान, जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक के लिए उपयुक्त शब्द होगा ईश्वर के प्रति आस्थावान। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इसमें बताना है यह, इसमें जो वहाँ है किस प्रकार का क्रिया विशेषण का उदाहरण है। यहाँ, वहाँ यानी यह स्थान का बोध कर रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इसमें वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 34 नंबर का प्रश्न जो कि यूपीएसआई में जो कि 21 नवंबर 2021 को पूछा गया था, हिंदी से संबंधित प्रश्न। इसमें बताना था कि इसमें इनमें से कौन सा शब्द है जो काल शब्द का अर्थ नहीं है। काल शब्द का अर्थ कौन नहीं होता है? तो काल का अर्थ समय होता है, काल का अर्थ शत्रु होता है, और यमराज, काल का अर्थ यमराज शत्रु समय होता है। पर आने वाला कल के लिए काल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। काल माने शत्रु, काल माने यमराज, और काल माने समय होता है, पर आने वाले के लिए, शत्रु के लिए यह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसके लिए आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो उसके लिए नास्तिक। जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एक नास्तिक। तो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो उसे नास्तिक, और जो विश्वास जो करता हो आस्तिक, नहीं करता हो नास्तिक। सिंपल सी बात है। वाक्यांश के लिए यह जो कि एक शब्द के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जितने मुंह उतनी बातें, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जितने मुंह उतनी बातें, इसके लिए एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। जितनी मुंह उतनी बात यानी एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, जो कि लोकोक्ति का अर्थ होगा। जितने मुंह उतनी बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है। मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें तो आंसर है ट। अब हम किस तरह से पकड़ेंगे? तो सबसे पहले ट वर्ग जो होता है यह मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ट, ठ, ड, ढ, ट्वर्गिन, ये सारा चीज़ हुआ। तो इसमें जिसे देखिए, तो ये तो मूर्धन्य हो गया ट वर्ग। अब अल्परान, तो अल्परान का अर्थ होता है 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5। अब अघोष और सघोष, तो अघोष जो होता है 1 और 2 अघोष होता है, और 3
4 और 5 सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो 1 और 2 में भी होना चाहिए। बाकी देखिए अल्परान 1 3 5 वाला होता है, तो इसमें 3 के बाद वाला सारा छट गया, यानी फर्स्ट और सेकंड जो है जिसमें अघोष फर्स्ट और सेकंड होता है, बाकी अल्परान के अंदर केवल फर्स्ट वाला आएगा। फर्स्ट वाले में अगर मूर्धन्य का रहा था केवल ट आएगा, तो यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का यह प्रश्न जो कि VVI मान लीजिए कई बार यह प्रश्न देखने को मिल गया है। तो सिंधी भाषा का उद्भव यह जो कि ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। सिंह जब है बंचड़ है, सीधे कहिए कि जब बंचड़ है वो सिंह बढ़ा के चल रहा है, तो यानी सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिवाद में उपसर्ग बताना था, तो प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न एवं आज का आखिरी प्रश्न है, यह प्रश्न जो कि पूछा गया था, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो किसमें होता है? तो यह तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए इसको याद करने का तरीका, तत्पुरुष सबसे प्रथम बार आता है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु, यह समास के 6 भेद होता है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु और एक अव्ययी भाव होता है। तब प्रथम मान लीजिए तत्पुरुष, तो प्रथम पद जो प्रथम तत्पुरुष है बाकी इसका अंतिम पद प्रधान होता है। इसी तरह अंतिम में अव्ययी भाव होता है, तो अंतिम में अव्ययी है बाकी उसका पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। इसी तरह आप द्वंद्व कीजिएगा तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, आप बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसी तरह द्विगु आया तो द्विगु जो है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। और तत्पुरुष पद यानी कर्मधारय समास में यह जो कि उपमेय और उपमान वाला मैटर चलता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिंदी के लिए आपको सबसे बेस्ट चैनल, इससे बढ़िया कोई भी चैनल नहीं मिलेगा आपको। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ डिटेल प्रश्न भी कराया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।